क्वेश्चन नंबर 1 जो इनके एग्जाम में आया था वो था, let a and b are two positive integers such that a is equals to p cube into q raised to power 4 and b is equal to p square into q raised to power 3 where p and q are prime numbers and HCF of a comma b is equal to p raised to power m q raised to power n. ठीक है, LCM of a comma b is equal to p raised to power r q raised to power s. Then the value of m plus n into r plus s is equal to question mark. ये क्वेश्चन दिया है, आसान है, बस थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। देखो कैसे, आप सबसे पहले क्या करोगे, a और b का निकालोगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसकी बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ पर p की पावर कितनी आ जाएगी 3 और q की पावर कितनी आ जाएगी 4। फिर हम लेंगे HCF जिसमें हम कॉमन फैक्टर कॉमन पावर को लेते हैं, तो छोटी पावर आ जाएगी। तो p की पावर क्या हो जाएगा 2 और q की पावर कितनी हो जाएगी 3। समझ में आया? अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो देखो m की वैल्यू, जब m की वैल्यू कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये समझ में? n इज इक्वल टू 2 क्यों होगा? अच्छा मैंने उल्टा ले लिया क्या? हाँ मैंने ऑर्डर आगे पीछे ले लिया। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये वाला पार्ट कंपेयर होगा ये वाले पार्ट से। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी p नहीं, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। समझ में आए? अब यहाँ पर पुट कर देंगे m प्लस n, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू r प्लस s मतलब 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 come up at least once? 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 कम्स अप एट लीस्ट वंस? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में। हाँ हाँ, देखो अगर 2 डाइस को रोल करेंगे तो आउटकम क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आएगा। फिर क्या आएगा 2 1 2 2 2 3, ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा 2 6, फिर ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 6। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो 6 कितने बार आ रहा है, कम से कम एक को भी काउंट किया जाए तो यहां पर आ रहा है 6 टाइम्स और यहां पर कितने टाइम्स आ रहा है 5, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, तो 11 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हिच इज 36, सो आंसर विल बी 11 अपॉन 36, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, LCM and HCF of two rational numbers are equal, then the numbers must be। अगर कोई 2 रैशनल नंबर है और दोनों का LCM और HCF आपस में इक्वल है तो वो नंबर्स कैसे होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्राइम, ऑप्शन बी है कंपोजिट, ऑप्शन सी है नॉट इक्वल, ऑप्शन डी है इक्वल। अगर कोई 2 नंबर का LCM और HCF इक्वल है तो वो 2 नंबर्स कैसे होंगे ये पूछ रहा है। कैसे होंगे बताओ? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम ये वाला, इसको समझने के लिए इनफैक्ट मैं ये वाली प्रॉपर्टी बताता हूं। ठीक है, या आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर ले लिए, एक है 4 और दूसरा भी क्या है 4। ऑप्शन सी या डी में से देखते हैं कोई सा एक ऑप्शन चेक करते हैं। हम ऑप्शन डी को पहले देख रहे हैं, इसलिए मैंने क्या ले लिया 2 इक्वल नंबर ले लिए 4 और 4। अब ये बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा?
इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 4। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों यहां पर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, और नंबर हमने क्या लिए यहां पर? दोनों में इक्वल लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ ये चीज? दूसरे तरीके से अगर समझना है तो ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी तुम लोगों को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी। ऐसे ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहां पर ये आ जाएगा ए इंटू बी। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू को हम लेते हैं एक्स, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इंटू बी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ये ए बी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसमें a इंटू बी की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो कौन सी कंडीशन में ये चीज ट्रू होगी? ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, अगर प्राइम नंबर लोगे a और b को तो क्या ये आएगा सेम? ये सब ऑप्शन चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल लेके करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन है ऑप्शन डी, इक्वल। ठीक है, हटा दो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -3 एंड 5, यहां पर लिखा हुआ है -3 एंड 5 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत रीड किया है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 5। क्वेश्चन ऐसा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 5। ऑप्शन ए है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1। ऑप्शन बी है इनफाइनाइट। ऑप्शन सी है एग्जैक्टली 2। ऑप्शन डी है एट मोस्ट 2। -3 और 5 इस जीरोस के साथ कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकते हैं, दो बन सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा दो बन सकते हैं? ये पूछ रहा है आपको। बताओ क्या होगा आंसर? क्यों इनफाइनाइट? ये रीजन भी बताओ। हाँ, ए रीजन, सबका रीजन जस्टिफाइड होना चाहिए ना। ठीक है, तो इधर पे ध्यान देना। इसको समझने के दो तरीके समझो। पहले क्या होता है, अगर ना मान लो यहां पर मैं ये ले रहा हूं एक्स एक्सिस और यहां पर ये ले रहा हूं वाई एक्सिस। अब ये जो दो पॉइंट्स है, जो दो जीरोस है, वो क्या क्या दिए हुए? यहाँ पर क्या है? -3 और दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पर? 5। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस दिस एंड दिस। तो कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके ये दो जीरोस हो? तो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल ऐसा बना, ठीक है, जिसकी ये दो जीरोस है। एक और पॉलिनोमियल मैंने बना दिया, ऐसा बना दिया। ये भी तो हो सकता है ना, जिसके दो जीरोस हो। एक और पॉलिनोमियल मैंने कैसे बना दिया? ऐसा बना दिया। समझ में है कि नहीं? तो कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कितने ग्राफ हो सकते हैं जो उससे कट होते हो जाएंगे? तो आंसर क्या है? इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो गए? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। दूसरा तरीका अगर आप देखोगे, किसी भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर सामने में ना एक और कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड होता है। के की वैल्यू अगर चेंज होते जाएगी तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो, जा लेके आ जा। हाँ बोलना आर्यन, क्या पूछ रहा है? आप जो क्वेश्चन अभी बताया ना, पूछा था मेरा दोस्त हम्म, लास्ट के 5 मिनट्स में, तो मैं अच्छा, यही बताया, फिर भी नहीं माना, कुछ और टिक कर दिया उसने। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। इफ पॉलिनोमियल p of x cuts x axis, cuts x axis at 3, at 3
sorry, at 3 points and touches the graph at two other points, then the number of zeros of P of X is, then the number of zeros of P of X is. चलो आंसर करो. नहीं, आंसर है 5. कैसे 5 होगा? क्योंकि देखो P ऑफ X जो है वो X एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे, ठीक है. और कितने पॉइंट? 3 पॉइंट पे. और कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट पे. मतलब उसका जब ग्राफ बनेगा तो वो ऐसा बनेगा. एक बार कट किया, दूसरी बार कट किया, तीसरी बार कट किया, फिर ये एक बार टच किया, फिर एक बार और टच कर रहा है. तो कितने जीरोस मिलेंगे? तो जीरो एक्स एक्सिस की क्रॉसिंग कितनी रही? 1 2 3, 3 बार कट हुआ, 4 एंड 5, 2 बार टच हुआ. तो कितने जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर? 5. समझ में आया कि नहीं सबको ये? ठीक है, हटा दो इसको मैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 1, then find the value of alpha plus beta. बताओ क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, तो मुझे आंसर चाहिए. क्या होगा? अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं. सर जीरो. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है. जीरो जीरो. अच्छा, कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा? ये याद है? माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही निकालते हैं. और बी और ए कैसे निकलता है? तो देखो, ये जो इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी. कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देख के बताओ. ए की वैल्यू क्या है? 1. और बी की वैल्यू क्या है? 0. क्योंकि एक्स वाली टर्म इसमें नहीं है, मतलब बी की वैल्यू क्या है? 0. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. -0, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन आता है तो वो माइनस लगा हुआ है, तो 0 को लिख दो. 0 माइनस हो या प्लस हो, वो 0 ही होता है. क्लियर ये चीज? तो ये हो गया. ये सिंपल क्वेश्चन था यार, कैसे नहीं बना पा रहे? आदित्य नहीं बना ये क्वेश्चन? ठीक है. अरे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, और दूसरा lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू n is equal to c is equal to n. तो क्वेश्चन है, the condition for the system of linear equation having unique solution. ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है? ऑप्शन ए में लिखा है ये, ऑप्शन बी में लिखा है ये, AL is not equals to BM. ऑप्शन सी में लिखा है AL is equal to BM. ऑप्शन डी में लिखा हुआ है AM is equal to BL. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर ऑप्शन सी. यूनिक सॉल्यूशन बोला है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B. तो A1 की जगह पे क्या आएगा? A. A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? L. इज नॉट इक्वल्स टू B1 की जगह पे क्या आएगा? B. और B2 की जगह पे आएगा M. तो B अपॉन M. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L उधर गया तो क्या हो जाएगा? ये BL. और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा? AM. और AM और BL इक्वल नहीं होने चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देख के बताओ. ऑप्शन बी. ऑप्शन ए हुआ ना? बेसिक है. क्या ये क्लियर है? तेरा कैसा गया वैभव? अच्छा, ठीक है. ठीक है, ये क्लियर सबका? हटा दो इसको मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना. The pair of linear equation y is equals to 0 and y is equal to -6 has option A unique solution, option B no solution,
ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन डी 2 सॉल्यूशन. The pair of equation this and this has how many solutions? ये बी बोल रही. और कोई? और कोई? कितने सॉल्यूशन होंगे ये बता मेरे को. किससे पूछ के किया? आंसर है नो सॉल्यूशन. बिल्कुल सही. अब ये बताओ क्यों नो सॉल्यूशन? वेरी गुड. क्योंकि वो दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. एक्स इज ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कैसे बनती है? ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ये होती है पैरेलल टू x एक्सिस या x एक्सिस से ही पास होती है. और y इज इक्वल टू -x वाली लाइन कैसी बनती है? ये वाली. कभी भी अगर सिर्फ y वाली इक्वेशन, y वाली टर्म दी है, x नहीं दिया है, तो वो लाइन हमेशा क्या बनती है? x एक्सिस के पैरेलल बनती है, हॉरिजॉन्टल बनती है. समझ में? अगर कोई लाइन ऐसी लिखी हुई है x इज इक्वल टू 5, तो वो लाइन कैसी होगी? वो होगी वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन. और वो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल. समझ गए ये चीज? तो यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इंटीजर्स ax plus 2y is equal to 9 and 3x plus by minus 18 is equal to 0 represented the parallel lines, then find the value of a and b. ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने करवाया हुआ है. ऑप्शन a is equal to b, ऑप्शन b 3a is equal to 2b, ऑप्शन c 2a is equal to 3b, ऑप्शन d ab is equal to 6. ठीक है. कंडीशन क्या बोल रहा है? पैरेलल लाइंस है और a और b की बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है. बताओ क्या होगा? पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है? बता दो. हाँ, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 सिर्फ इतनी कंडीशन पे भी चलेगा. तो a1 की जगह पे क्या आ जाएगा? a, a2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, b1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 और b2 की जगह पे क्या आ जाएगा? b. तो 2 upon b. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6. मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी. ठीक है, हटा दो फिर इसको. समझ गए ना? ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ, इधर ध्यान देना. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ऑप्शन ए 2 distinct real roots. Option B 2 equal real roots. 2 equal real roots. Option C no real roots. Option D more than 2 real roots. More than 2 real रूट्स. तो कैसा होगा रूट्स का नेचर? वो कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट. तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर b मतलब b की जगह पे क्या आ रहा है? माइनस रूट 5. तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4. a की जगह पे क्या आ रहा है? 2 और c की जगह पे क्या आ रहा है? 1. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8 मतलब नेगेटिव. तो इसलिए आंसर क्या होगा? नो रियल रूट्स. क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटा दो ना. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट. हैज नो रियल रूट. तो आपको a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए कोई भी रियल रूट ना हो. ऑप्शन a लेस देन 3, ऑप्शन b a इज इक्वल टू 3, ऑप्शन c a ग्रेटर देन 3, ऑप्शन d नन. बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा?
कैलकुलेट करो और बताओ। तुम लोग कुछ नोट डाउन नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे हो, खाली सुन रहे हो क्या स्टोरी? जल्दी जल्दी करो, सॉल्व और बताओ। बना क्या? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 3a और c की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12a। क्या ये समझ में आया डिस्क्रिमिनेंट निकालने तक? अब नो रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। तो यहां पर इसको लगा दो लेस देन 0। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? अब ये 12a को इधर भेजो तो 36 लेस देन कितना हो जाएगा, 12a। a को इधर ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 अपॉन 12 लेस देन a। तो ये 12 वन जा 12 थ्री जा, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। यही बोल रहे थे? ओके ठीक है, हटा दो इसको। मैं तू गलत बताया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। y स्क्वायर माइनस 0.09 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, रूट्स ऑफ y। y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ऐसा दिया हुआ है, रूट्स ऑफ y निकालना है। ऑप्शन ए प्लस माइनस 0.03, ऑप्शन बी प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस है, प्लस 0.03, ऑप्शन सी प्लस माइनस 0.3, ऑप्शन डी 0.3। इसका क्या आंसर करेक्ट है? ए ए ए ए। चलो चेक करते हैं। y स्क्वायर माइनस, अगर मान लो इस पॉइंट वाले को मैं फ्रैक्शन में बदलता हूं, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9/100 ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब y स्क्वायर माइनस, इसको मैं 3/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना? क्या ये समझ में आया सभी को? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो y माइनस 3/10 इंटू वाई प्लस 3/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक बार इसको 0 करो, y माइनस 3/10 इज इक्वल टू 0, जिससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10, और 3/10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। समझ में आया? वैसे ही जब इसको करोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अगर आप मैंने जो बुकलेट दी है ना उसमें देखोगे, दिखेगा। केस स्टडी वाले दोनों क्वेश्चन वो बुक से ही थे, निकाल के देख लेना, मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, तो मुझे याद रहते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में ना बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहां पर वो सोचते हैं कि सीधे अगर रूट ले, देखो इधर प्रॉब्लम कहां पर जाती है पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09। अगर इसका रूट लोगे, रूट ओवर 0.09, तो इसका रूट बच्चे ज्यादातर क्या सोचते हैं, 0.03 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पॉइंट उसमें कम हो जाता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट उसमें कम हो जाता है, क्या जाता है, 0.3 आ जाता है। क्लियर हुआ सबको? ये ऐसा क्यों होता है, ये भी लॉजिक क्लियर ना? क्योंकि 9 अपॉन कितना हो रहा है, ये 100,
9 का रूट कितना हो जाता है 3 और 100 का रूट कितना हो जाता है 10। तो ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत मत करना। ऐसे भी कर सकते, ये जो तरीका मैंने बताया, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है nth टर्म ऑफ एपी a, 3a, 5a, सो ऑन इज। इस एपी का nth टर्म क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। nth टर्म मतलब कि an, समझ रहे हो ना। nth टर्म कैसे निकालते हैं, या tn बोलो या an बोलो, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब a की जगह पे, a मतलब फर्स्ट टर्म, a की जगह पे क्या आएगा a, d कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ देख के, 2a। क्लियर सबको ये। तो यहां पर a की जगह पे a डालो, n माइनस 1 की जगह पे n माइनस 1, और बस d की जगह पे क्या आ जाएगा ये 2a। क्लियर। अब a प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2a मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो क्या बन जाएगा 2an। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा माइनस 2a। तो ये 2an और ये दोनों का एडिशन कितना होगा माइनस a। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, वो जो भी है वो करेक्ट होगा। इसने ना ऑप्शन बी होगा, इसने a को कॉमन निकाल के ऑप्शन बनाया। a अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। क्लियर। ये ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन सी में बस यहां पर बीच में प्लस आ जाता है। हाँ वो तो पहले आते साथ बोला था पेपर अच्छा गया है। ठीक है हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स इज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। तो पहले 100 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है 2, फिर कौन सा होता है 4, 6, 8, ऐसा करते हुए सो ऑन। कितने नंबर्स होने चाहिए 100 टर्म्स। तो यहां पर क्या क्या दे दिया, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 100। नहीं 100 इवन नेचुरल नंबर। द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, मतलब स्टार्टिंग से लेके 100 तक, टोटल 100 नेचुरल नंबर का। ठीक है। तो एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो 100/2, 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 2। ठीक है। तो ये हो गया 100/2 कितना होता है 50। ये 2 2 सा 4 प्लस, हाँ कर सकते हैं ना। 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 198। 198 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा 202। तो 202 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आखिरी में 0 हो जाएगा। 5 2 10, 10,100। हाँ 10,100। दूसरा एक तरीका ये भी है, n/2 a प्लस एल लगा दो। n/2 a प्लस एल लगाओगे तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 100/2। a की जगह पे क्या आएगा 2 और l की जगह पे, हाँ यही गलत कर दोगे। l की जगह पे क्या आएगा बताओ, l की जगह पे आएगा 200। कैसे l की जगह पे क्यों 200 आएगा, क्योंकि 100 टर्म्स है ना। तो अगर 2 4 6 ऐसा हम ले रहे हैं, टर्म्स ले रहे हैं, एक एक छोड़ते हुए चल रहे हैं ना। तो अगर हम 100 तक लेंगे तो 50 टर्म्स ही तो होंगी। अरे अगर तुम सिर्फ 100 तक लोगे तो टर्म्स कितनी काउंट होंगी 2 4 6 8, आधी टर्म्स आएंगी ना इसमें। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, 50 टर्म्स आएंगी। तो अगर 100 टर्म्स लेनी है तो आखिरी टर्म कौन सी होगी 200 वाली। समझ में आया ये चीज, नहीं है समझ में। अच्छा ये बताओ, सुनो, अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 4 6 8 10, ठीक है, मैंने कितनी टर्म्स लिखी बताओ 5 टर्म्स लिखी ना। और ये जो 5वें नंबर की टर्म है वो कौन सी है 10 है। क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसा करते हुए अगर मान लो मैं 2 से लेके 2 4 6 8 10 आगे जाके 100 तक लिखूंगा तो कितनी टर्म होंगी 100 थोड़ी ना होगी, उसकी आधी होगी टर्म्स।
तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन हमको कितने टर्म्स है वो बोल रहा है 100 टर्म्स, तो हमको कितने लेने पड़ेंगे उसमें, आखिरी जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, 200 वाला। क्लियर हुआ लॉजिक इसका? ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और फिर फर्दर कैलकुलेशन। अच्छा ये बताओ 1 से लेके 100 में कितने कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं, उसमें आधे क्या होते हैं इवन और आधे क्या होते हैं ऑड। तो इवन नंबर कितने होंगे 1 से 100? 50। समझ में? और तो 1 से 200 के बीच में टोटल 200 नंबर है, आधे इवन है, मतलब कितने इवन है, 100। समझ में है कि नहीं ये चीज? इसलिए हमने 200 तक का काउंट लिया। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने कल ही बताया था वाली बैच में। क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये तुम लोग बताना कैसे बनेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 और D निकालना है। ऐसे करना है, ऐसे फटाफट से, कोई एलिमिनेशन नहीं। हाँ तो आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। आंसर चाहिए मेरे को फटाफट, पेन वैन यूज कर, ऐसा टाइम पास मत कर। गलत जवाब। ठीक है, देखो अगर कैलकुलेशन पे जाओगे तो क्या लिखोगे इसको, a प्लस 17d ऐसे ही लिखोगे, और दूसरे वाले को क्या लिखोगे, a प्लस 13d ऐसे ही होगा। ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस 17d और ये क्या होगा, माइनस a माइनस 13d, प्लस a माइनस a कट गया, 17d 13d कितना बन जाएगा, 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्या ये सबको समझ में आया? अब सुनो, हर चीज क्या है ना, मैं फॉर्मूले या इस तरीके से नहीं बता सकता। एक मिनट प्रथा और श्रुति यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? हर चीज मैं फॉर्मूले के तरीके पे नहीं बता सकता, कुछ जगह पे तुम लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे समझो, यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म को देखो, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना। 18 माइनस 14 कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, मिल गया कॉमन डिफरेंस। बस ये शॉर्टकट तरीका है। समझ गए कि नहीं ये चीज? ठीक है, अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब अगर मैं पूछूं कि A3 और A2 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो कितना होगा, D का। समझ रहे हो ना? अगर मैं बोलूं A4 और A2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 2D का। अगर A5 और A2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस होगा, 3D का। समझ गए? तो वैसे ही इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4D का, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया वो ऐसे ही निकाल सकते हो। समझ गए? और D की वैल्यू डिवाइडेड बाय कर दो। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ अभिनव क्लियर? पेन को क्लिक करना बंद कर दूं? हाँ क्या बोल रहे हैं बता। ये वाला देख, जो भी टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है ना, उनके बीच का D के टर्म्स में निकाल लेगा, है ना। अब ये मान ली, जैसे अगर तेरे को दे दिया है इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4D, तो 4D की वैल्यू कितनी है, 32। तो D की वैल्यू निकालने के लिए 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, जो यहां पर हमने किया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर एपी में दिए हुए, मैं यहां पर नंबर्स लिख रहा हूं। पहला नंबर है 18, दूसरा नंबर है A, तीसरा नंबर है B और चौथा 4 नंबर है -3। तो A प्लस B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ तो कॉमा लगा दिया ना, इसलिए मैंने। इतना दिमाग नहीं लगाना है। देखो हमको क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट टर्म दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए इज इक्वल टू, ये ए और ये ए में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग है। समझ गए ना? ये वाला ए फर्स्ट टर्म का ए है, और ये कौन से नंबर की टर्म है बताओ, फोर्थ टर्म, मतलब कि क्या हो गया, A4। A4 कैसे निकलता है, A प्लस 3D, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। ठीक है, अब A की जगह पे क्या डाल दोगे, 18,
प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो गया -3। ये 18 जाएगा यहां पर तो कितना हो जाएगा, क्या उधर जाएगा तो -18 होगा ना, तो -3 -18 कितना होगा -21। तो d की वैल्यू -7। समझ में आया, d की वैल्यू -7 आई। तो अब ये अगर 18 है तो इसमें -7 करो तो कितना होगा बताओ, ये 11। फिर उसमें 11 में फिर से -7 करो तो कितना आ जाएगा 4। तो निकल गई ये दोनों टर्म। अब दोनों को ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 15। दैट्स इट, यही लिखा है। हाँ, कौन बोल रहा है ऑनलाइन में बार बार पूछ रहा है? पूछो जल्दी, जो पूछना है अनम्यूट करके। मैं ध्यान नहीं दिया। सर आंसर रेडी था 15। अच्छा, वेरी गुड। बता दिया करना, अनम्यूट करके बोल दिया करो एक्चुअली, ठीक है, जो भी कुछ आंसर देना है। ओके चलो नेक्स्ट। अब ये ट्राइंगल का क्वेश्चन, मैं बोला था ट्राइंगल का ऐसे वाले क्वेश्चन आते ही हैं जिसमें फिगर गिवन होगा और ये वैल्यूज गिवन होंगी। तो यहां पर देख लो, ये लिखा हुआ है 2 3, ये है 2.5, ये हो गया x, और क्वेश्चन में बोल रहा है x क्या है, और ये पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। क्या होगा आंसर बताओ। ऑप्शन 5 बोल रहे हैं क्या? 5 ऑप्शन में नहीं है। क्या मिड पॉइंट थ्योरम? क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हूं यार। सर 6.25। चलो चेक करते, देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? कौन से? हाँ अरे होंगे ये सिमिलर। कैसे होंगे सिमिलर? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन। और क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो डबल ए से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, रेशियोज। कौन से रेशियोज इक्वल होते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो ये छोटे ट्राइंगल की छोटी साइड, ये वाली साइड लेता हूं 2, डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड कितनी हो जाएगी? अरे 3 थोड़ी ना होगी, 5 होगी ना। 3 तो यहां से यहां तक का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट कितना हो गया 2.5, बड़े वाले ट्राइंगल का ये बेस कितना हो गया यहाँ पर x। समझ में आया? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 5, ऐसे ही होगा। तो 2.5 इंटू 5 कितना होता है सर 12.5। 5 5 जा 25 का 5, ये हो गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 12.25, इतना ही होता है। हाँ 12.5, सॉरी 12.5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, यही आया आंसर। ये नहीं लिखा था क्या, गलत हो गया? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following number cannot be probability of happening of an event? 0, 7 upon 0.02, 0.07 upon 1, 0.07 upon 3, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये पूछ रहा है। सर ऑप्शन 2। वेरी गुड, ऑप्शन 2 करेक्ट है माधवी। हाँ, तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। 0 से कम है तो मतलब प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है, 1 से ज्यादा है मतलब प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है। तो ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी होगी। ये वाले की वैल्यू कितनी होगी 0.07, ये भी एक वैलिड प्रोबेबिलिटी होगी। जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0.02 समथिंग कुछ आएगा। जो भी 0 से लेके 1 के बीच में है तो ये भी वैलिड प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये वैलिड प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, मान लो इस पॉइंट को हटाया, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 जीरोस ऊपर लग जाएंगे। यही होता है लॉजिक। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर यहां से पॉइंट हटा है और 2 डिजिट हमने निकाल लिए तो कितना हो गया 2, तो वो 2 डिजिट जो है, 2 जीरोस जो है ऊपर आ जाएंगे। ठीक है,
तो कितना हो गया 700/2, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 350, जो कि 0 और 1 के बीच में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वैलिड प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है यार, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ। केस बेस को भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्वेश्चन को ना फोटो खींच के इंपोर्ट करूंगा बोर्ड में, फिर कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये केस बेस के ऊपर वो ट्रेन रेन वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन है, लिखा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए क्या लिखा है, क्या है बताओ? एक ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब क्वेश्चन में आगे लिखा है हैड द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस फॉर अ जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाएगी तो उसको 48 मिनट्स कम लगेंगे उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, डेटा थोड़ा बहुत चेंज है कि नहीं मुझे याद नहीं। Yes, sir, speed distance upon time. ओके, हाँ, तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे, टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स है, स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड अगर यूजुअल स्पीड ले रहे थे x किलोमीटर पर आवर, और अगर स्पीड बढ़ जा रही है तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर x + 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ये चीज? अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर इस स्पीड से चलेंगे तो 48 मिनट हमको यहाँ पर क्या लगेंगे, कम लगेंगे। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे टाइम का कैलकुलेशन। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ज्यादा टाइम कहां पर लग रहा है, जब इस स्पीड से चल रहा है तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहां पर जो T1 - T2 ऐसा जो लूंगा वो कितना हो जाएगा, 48 मिनट्स ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों टाइम का डिफरेंस, पहले जो टाइम लग रहा था माइनस अभी जो टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस 48 मिनट। ठीक है, अब मिनट को आवर्स में बदलना है, तो आवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60, तो 48/60 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले कितना टाइम लग रहा था, तो उसके लिए पहले कितना डिस्टेंस था, 360 डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x, ये हो गया पुराना टाइम, माइनस नया टाइम, तो नया टाइम मतलब नई स्पीड डिवाइडेड बाय नया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो उतना ही है, तो 360 डिवाइडेड बाय नई स्पीड कितनी होगी यहाँ पर x + 5। एक बार बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आई या फिर से एक्सप्लेन कर दूं? आ गई समझ में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पुराना ये नया, दोनों का डिफरेंस दैट विल गिव यू द टाइम। ओके, फिर उसके बाद इसको इक्वेशन में बदलना है। इक्वेशन में बदलने के लिए क्या करोगे, x, और ये क्या हो जाएगा x + 5। ठीक है, यहां पर ये 360 इंटू x + 5 हो जाएगा, माइनस 360 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 48/60। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 360x हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म 360 5 से मल्टीप्लाई होगा, बताओ जल्दी कितना होगा, 5 6 सर 1800। हाँ, ये आ गया 3 5 3 15 + 1800 माइनस 360। ठीक है, 360x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो गया x इंटू x + 5, ब्रैकेट ओपन नहीं किया अभी मैंने, दैट इज इक्वल टू 48/60। ओके, फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसल आउट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1800 डिवाइडेड बाय x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 60। ओके, अब देखो ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो सकता है, 48 16 से होता है। अब इसको हम कट कर दे क्या, 4 से ही कर देते, 4 1 जा 4 2 जा, 4 से इसको करेंगे तो 4 1 जा 4 5 जा, फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, ये कट गया। अब ये 4 से ये भी कटेगा, 4 1 जा और इधर वाला कट जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और यहां पर आ जाएगा 0, ये वाला। अरे जब ऐसा होता है ना, देखो यहां पर अगर मान लो लिख दिया 24 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये हो गया 8/y, मान लो ऐसा है, तो जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे जाएगा तो कट सकता है, उससे अच्छा आप ऐसे ही काट दो, 8 1 जा 8 3 जा, समझ में है कि नहीं? तो अपोजिट साइड में तो ऊपर ऊपर वाले कट सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहां पर ये टर्म्स कैंसल आउट हो गई, तो लेफ्ट साइड में कितना बच गया 450/10
x इंटू एक्स प्लस 5 और राइट साइड में क्या बचा 1/5 ये बचा। समझ में आया सबको ये? अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 450 इंटू 5 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करो इसको, 5 5 सा 25 का 5 ये आ गया, 2 5 4 सा 20, 20 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा 2250 और राइट साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये इक्वेशन आई। अब मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हमको एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा जिससे 2250 आए। ओके, सो एक काम करते हैं, रैंडमली मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 22 ये ले रहा हूं 22 डिफरेंस 40 इंटू 15 ऐसा कर देता हूं, है ना। नहीं, बड़ा नंबर एक और एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये आ जाएगा 2270 इंटू 20। अगर ये 20 तो नहीं होगा, 20 में डिफरेंस 5 नहीं आ रहा है। 2265 इंटू 15, 15 भी नहीं लेंगे, 15 लेने पे 60 अगर लेते हैं, 60 इंटू 5 करें तो एक्चुअली इसको वैसे ही स्प्लिट करते हैं। सुनो, 2250 के प्राइम फैक्टर निकालो, वहीं से हम कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत लंबा हो जाता है कैलकुलेशन। 1125, फिर 5 से होगा कि 3 से होगा? 3 से भी होगा ना, 3 3 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से होगा 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं होगा, 5 25 टाइम्स हो जाएगा, 5 5 और 5 1 ओके। अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसका डिफरेंस कितना है 5 आए। तो नहीं, उसमें नहीं आएगा ना, डिफरेंस 5 कैसे आएगा? देखो, एक 2 एक 3 एक 5 और एक 3 को भी ले लेते। 5 3 15, 2 कितना हो जाएगा 30, 30 90, बड़ा ज्यादा हो गया ना, है ना। तो फिर क्या कैसे कॉम्बिनेशन ले इसमें हम? 5 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 75 और ये कितना आ रहा है 30। ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। फिर नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? देखो Sir, 50 and 45. Sir, 50 and 45, 50x and 45x. ये दोनों को मल्टीप्लाई 50। ओके, करेक्ट, 50 एंड 45, यस करेक्ट है। तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट हो जाएगा? प्लस 50x माइनस 45x में, और ये आ जाएगा माइनस 2250, दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से निकलेगा x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 50। सेकेंड पेयर में से माइनस 45 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करोगे x की दो वैल्यू आनी है, एक आएगी माइनस 50 और दूसरी कौन सी आने वाली है प्लस 45। ऑब्वियसली आप कौन सी वैल्यू लोगे? प्लस 45, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एक चीज ध्यान से समझना, जो तुम लोगों का फाइनल बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें 5 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होगा ना, वो क्वाड्रेटिक से पक्का होगा, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन होगा। और उस क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमेशा इतना डिफिकल्ट होगा कि आपको स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम जाएगी, आपको टाइम कंज्यूम करेगा वो, समझ रहे हो। तो उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो अच्छे से। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिले ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम, मैंने कई बार बोला था, बोला हूं कि नहीं क्लास में, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आएगा ही, और मैंने जितने भी टेस्ट दिए उसमें लिया ही है। हो गया है ना। हाँ, ये x का वैल्यू, x मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ, मतलब नॉर्मल स्पीड 45 थी और बढ़ने के बाद स्पीड 50 हुई। हाँ, स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। हाँ, तो इसीलिए बोला ना x की वैल्यू 45 होगी, यही वैल्यू लेंगे तो ये नॉर्मल स्पीड है और ये मेंटोस स्पीड है, समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ समझ। ठीक है, मतलब जब बढ़ गई उसकी स्पीड। ओके, बेसिक का नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है।
जितने भी जिसके भी टेस्ट होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर दे दिया करो मुझे एक कॉपी, या स्कैन करके या तो फिर जैसे भी, सो दैट क्या हम उसको ना सॉल्व करते जाए क्लास में। अभी तो कोई चैप्टर ऐसा बचा नहीं किसी के टेस्ट में आ रहा और मैंने नहीं कराया है, ऐसा कुछ बचा है क्या? 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दूंगा, हाफ ईयरली। अच्छा